नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, पिछले 2 दशकों की बात करें तो भारत में हृदय रोग के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है दर्शकों कि बुजुर्गों के साथ साथ अब युवाओं में यानी कि कम उम्र के लोगों में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं में हृदय रोग के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है और बचाव संबंधी हम क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और इस विषय पर आज बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का विषय है युवाओं में हृदय रोग, इसके समस्या ये क्यों बढ़ती जा रही है, कारण और बचाव। और आप भी दर्शकों हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं हृदय रोग से संबंधित, आप हमें दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 7579428047। लगातार ये नंबर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे, आप हमें कॉल करें और डॉक्टर साहब से आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान पाएं। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो युवाओं में हृदय रोग की जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है उस पर केंद्रित है। तो दर्शकों को बताएंगे डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे खासतौर पर कि क्योंकि युवा वर्ग अभी भी अपने दिल को कैसे मजबूत रखें, दिल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और दिल हमारे शरीर का क्या वो अहम काम करता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे आप ये हमारे युवाओं को बताएं ताकि वो आगे चलकर और भी हिफाजत अपने दिल की रखे कहीं ना कहीं। आपने ठीक क्वेश्चन पूछा। दिल जो है वो बॉडी का एक सेंट्रल ऑर्गन है, ये चेस्ट में बाईं तरफ है और इसका काम जो खून है और न्यूट्रिशन है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप करना है। ये ब्रेन को पंप करता है, किडनी को, लिवर को, और हमें स्वस्थ रखने में दिल का एक मेजर योगदान है। अब दिल अगर हमारे सारे बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन है तो इसका ध्यान रखना भी हमारे लिए उतना ही लाजमी है जितना बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स का ध्यान रखना। और इसको बचाने के लिए चाहे वो ओल्ड एज है चाहे वो यंग एज है, इसमें उतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है जितना बाकी के ऑर्गन्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो भारत में तेजी से दिल के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कितना चिंताजनक आप मानते हैं? ये मेजर चैलेंज है हम लोगों के लिए। हम लोग वही पैटर्न देख रहे हैं जो वेस्ट में आज से 30-40 साल पहले था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, डिजिटलाइजेशन होती है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो हार्ट जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की बीमारियां हैं, ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और लास्ट 2 दशकों में हार्ट की बीमारियों की जो प्रेवलेंस है वो एकदम बढ़ गई है। नॉर्मल तौर पे वेस्ट में इसकी प्रेवलेंस 2 से लेकर 3% है, पर अभी अगर हम देखें लास्ट 2 दशकों में तो इसकी प्रेवलेंस लगभग 10 से लेकर 12% तक हार्ट की बीमारियों के मरीज़ हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें कि जो हार्ट के मरीज़ हैं वो ओल्ड एज में भी होती है, यंग एज में भी होती है, तो चिंता का विषय ये है कि हार्ट की बीमारी जो कन्वेंशनल हम हार्ट अटैक की बीमारी बोलते हैं, पहले ओल्ड एज में तो होती थी, पर अभी रिसेंटली जो 1-2 दशक हैं इसमें यंग लोगों को भी हार्ट की बीमारी देखने को मिली। और अक्सर आप बिल्कुल डॉक्टर साहब यहाँ रोकना चाहूँगी, ये कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? हाँ जी मैम, प्रणाम। जी प्रणाम, अपना नाम बताइए सर। हाँ, मैं तेजपाल डिस्ट्रिक्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। जी सर, अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, जो है मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हृदय रोग जिन व्यक्तियों को हो चुका है, काफी मतलब पहाड़ों में फैल चुका है, हम हर किसी को हो रहा है हृदय रोग, और शुगर की बीमारी तो पहाड़ों में बहुत ज्यादा हो रही है। तो जिन्हें हृदय रोग हो चुका है तो पहाड़ का जो काम काज होता है वो काफी कठिन होता है और काफी कष्टदायक होता है, तो उनको किस प्रकार की सावधानी से काम करना है और कैसे वो सावधान रहे सर ये बीमारी से। और कठिन काम जैसे सांस फूलना आदि, ऐसी घास लकड़ी, बहुत से कठिन काम होते हैं पहाड़ों में, तो कैसे सावधान रहे सर हम?
जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। इन्होंने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि पहाड़ों के अंदर हार्ट की बीमारी क्यों। अक्सर ये देखा जाता है कि पहाड़ के अंदर लाइफस्टाइल हार्ड है, चलना फिरना पड़ता है, फिर भी हार्ट की बीमारी क्यों हो रही है पहाड़ों में और यंग लोगों में क्यों हो रही है। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करें तो स्मोकिंग का जो इंसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा पहाड़ों में जो युवक हैं और जो जनरल प्लेन्स में भी युवक हैं उनमें स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी पहाड़ों में भी सहूलतें पहुंच गई हैं तो उनके लिए भी जो एक्टिविटी है, जो काम करना है, वो भी सेडेंट्री हो गया है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, खाने की बहुत, जब इकॉनमी इम्प्रूव हुई तो खाने की जो बुरी आदतें पहले प्लेन्स में थी वो पहाड़ों में भी देखने को मिलती हैं, यंग लोगों में देखने को मिलती हैं। स्मोकिंग देखने को मिल रही है, लाइफस्टाइल जो है सेडेंट्री हो गया है, और तीनों ने कंबाइन करके जो हार्ट की बीमारी के एपिसोड्स हैं और इंसिडेंट्स है उसको बढ़ा दिया है। और इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है पहाड़ों के अंदर, ताकि हमारे युवा हार्ट की बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले हम देखते थे कि 50 प्लस या 60 प्लस की जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारी से अफेक्ट होते थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो किस उम्र से अब हमें सावधान होना चाहिए, या कौन सी वो उम्र है जब हमें अपना रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना चाहिए, कहीं ना कहीं हार्ट पे तवज्जो कहीं ना कहीं में देना चाहिए शोर? अभी एक हम नई टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कैडी बोलते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इन यंग। इसकी एज लगभग 20 साल से लेकर 45 साल तक की एज के मरीज़ों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो जो रिकमेंडेशंस करंट हैं हार्ट की बीमारियों को बचाने के लिए, उसमें 20 साल के बाद रेगुलरली ईयरली अपना एग्जामिनेशन, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है हार्ट की बीमारियों को देखने के लिए या दूसरी बीमारियों को देखने के लिए भी जो हार्ट के साथ रिलेटेड हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, इनको देखने के लिए 20 साल की उम्र से हमें रेगुलरली हर ईयरली अपना एग्जामिनेशन करना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने बात कही कि 20 साल के बाद हमें अपना रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, एनुअल चेकअप के लिए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम, मेरा नाम दीपक सिमवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा फैन हूँ, उनकी जो सेवा भाव से मैं बहुत खुश हूँ मैडम। जी बिल्कुल, होते हैं लेकिन वो इस धरती के दूसरे भगवान है मैडम। बिल्कुल सर, अपना सवाल कीजिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल है कि हमें कैसे मालूम चले कि हमें बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है मैडम। बिल्कुल, तो ब्लड प्रेशर से जुड़ा इनका सवाल है कि ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो कैसे जाने कि बीपी की शिकायत है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो कि उनको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, चाहे कि अगर आप बोलेंगे ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं जिसमें सिर का दुखना, सिर दर्द होना, थकावट होना, चेहरे पे रेडनेस आना, गुस्सा बहुत आना, एंजाइटी बहुत होना, ये ऐसे कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जिनके करके हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लड प्रेशर को चेक करवाइए। पर जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर हम रेगुलरली अपने आप को चेक करवा रहे हैं ईयरली, या जब भी कोई मौका मिलता है कि हम अपने आप को चेक करवा सकें, तो रूटीनली भी हम ब्लड प्रेशर को जांच करवा सकते हैं और हमें बीमारी होने से पहले पता चल सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है। और इसमें दूसरी बात ये है कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता जी को, पिताजी को या बड़े भाई को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है हम अपना चेक करवाएं और ये देखें कि हमें ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना और ब्लड प्रेशर चेक करवाना लाजमी बन जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कारण की बात करेंगे, क्योंकि अब जैसे कि आपने भी बताया कि 20 साल की उम्र के बाद हमें रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, और हार्ट की ये जो बीमारी है अब कम उम्र के लोगों में बहुत कॉमन होती जा रही है। तो मुख्य कारण आप क्या मानते हैं, क्यों आज के युवाओं में क्या वजह है कि उनको हृदय रोग संबंधित बीमारी अब आसानी से हो जाती है? क्या कारण है इसका? हार्ट की बीमारियों को अगर हम कारणों को देखें तो कुछ कारण तो कन्वेंशनल हैं, जैसे पहले से हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर होना, शुगर की बीमारी होना, स्मोकिंग की बैड हैबिट होना, बैड कोलेस्ट्रॉल्स जो हम खाना ध्यान नहीं देते हैं, वसा चिकनाई जो बुरा फैट है उसका बड़ा होना, फैमिली हिस्ट्री जो है घर में, अगर किसी को माताजी, पिताजी, बड़े भाई को हार्ट की बीमारी है तो इसका होना, ये कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो अक्सर हार्ट की बीमारियों के कारण बनते हैं।
पर अगर हम युवाओं में देखें तो इसके अलावा जो 2 कारण हम अक्सर देखने में आते हैं जो हार्ट की बीमारी के मेजर कारण बनते हैं, उसमें एक है ओबेसिटी, मोटापा। अगर हम वेस्ट हिप रेशो एक से ज़्यादा लेके देखें तो जो हमने उत्तराखंड में स्टडी किया, ऑलमोस्ट 47% लोग मोटापे की डेफिनेशन में आते हैं। और दूसरा स्मोकिंग, तो स्मोकिंग एक मेजर यंग लोगों में कारण है। तीसरा, कुछ लोगों में बैड ड्रग्स एडिक्शन या बॉडी बिल्डिंग के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉयड या सप्लीमेंट्स जो यंग लोग लेते हैं वो भी हार्ट की बीमारियों के कारण बनते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कारण यहाँ पर बताए। यंग एज में कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब यंग ब्लड होता है कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं या मानते नहीं है कि नहीं कोई समस्या ऐसी रिलेटेड टू हार्ट भी हो सकती है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करें कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है और कब क्या वो संकेत होते हैं जो बॉडी हमें देती है कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है? आपने बहुत ठीक पूछा। जो जनरल सिम्टम्स हैं जिनके करके हम किसी भी आम इंसान को हार्ट के लिए जागरूक होना पड़ेगा, उसमें है अगर उसको छाती की दर्द होती है, चलते फिरते चढ़ाई चढ़ते हुए सांस चढ़ता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, पैल्पिटेशंस होती हैं, एक्सट्रीम अगर वो नॉर्मल एक्टिविटी में भी बहुत थकावट होती है। जी डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे फिर से रोकूंगे और इस जवाब को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैडम बलबीर सिंह अकराम द्वारी से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है सर, अपना सवाल कीजिए। मैडम मेरा सवाल है कि मेरे को मैडम हार्ट की प्रॉब्लम है जी, और मेरे बीपी बढ़ता है, मेरे को पैरालाइज हो गया है मैडम जी। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ता है और पैरालिसिस का इशू भी है। तो बिल्कुल इन्होंने ठीक मुद्दा उठाया। जो ब्लॉकेड हार्ट के अंदर होती है और जिस करके हार्ट अटैक होता है, और वो जो ब्लड प्रेशर हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है, वो ब्रेन के अटैक के लिए भी वही रिस्क फैक्टर है। और उसी की अगर वो क्लॉटिंग ब्रेन के अंदर होती है या डेपोजिशन बैड फैट की ब्रेन के अंदर होती है तो वो अधरंग होता है या पैरालिसिस होता है। अगर हार्ट के अंदर होती है तो हार्ट अटैक होता है। अगर वो टांगों के अंदर होती है तो टांगों के अंदर गैंग्रीन वगैरह होती है। तो एक ही बीमारी की ये भिन्न भिन्न जगहों पे बॉडी के हिस्सों में सिम्टम्स हैं और उनकी बीमारियां, उसका कॉज एक है पर उसकी जगह अलग अलग है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे इस फ़ोन कॉल से पहले कि किस तरह हम सिम्टम्स को एनालाइज कर सकते हैं घर पर ही कि कुछ परेशानी है और अब हमें डॉक्टर का रुख करना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं नहीं होती है। अगर ऐसा जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर कोई क्लासिकल सिम्टम्स हार्ट की बीमारी के हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया छाती में दर्द होना, सांस चढ़ना, पैल्पिटेशन होना, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और पैनिक भी नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको हॉस्पिटल के अंदर जहाँ भी अगर नज़दीकी डॉक्टर है वो आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा और ईसीजी करेगा और रेलेवेंट टेस्ट करेगा और इसके बिना पे वो बताएगा कि आप हार्ट की बीमारी है या नहीं है। अगर वो हार्ट की बीमारी है तो आगे इन्वेस्टिगेट करके हमें ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल यह है कि मैं जैसे वीकेंड की कोलेस्ट्रॉल चेक कराता हूँ तो मेरा जो ट्राइग्लिसराइड है वो 400 के अराउंड आता है और VLDL 85 के अराउंड आता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? क्या मैं हार्ट पेशेंट हूँ? हाँ, बहुत सही सवाल पूछा है। जब हम बात करते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल्स कि वो कोलेस्ट्रॉल्स या वो कोलेस्ट्रॉल के और टाइप्स जो हार्ट के लिए हानिकारक होते हैं, उनमें से इंडियन सेटअप में कोलेस्ट्रॉल के अलावा ट्राइग्लिसराइड और VLDL जो इसी की एक वैरायटी है, ये हाई देखने में पाए गए हैं। इंडियन सेटअप में ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स इतने ज़्यादा नहीं होते जितने ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल वो कम होते हैं। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन हार्ट की बीमारियों के लिए मेजर रिस्क फैक्टर बनता है और इनसे हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल जो ये टर्म है बहुत कॉमन है और बहुत लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, लेकिन इसे कम कैसे करें, इसे घटाएं कैसे? ठीक है, अच्छी फूड हैबिट्स तो हमें मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन इसको ना बढ़े ये शरीर के अंदर, उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल और जो बैड फैट्स, हम इसको एक टर्मिनोलॉजी देते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है और एचडीएल। जो बेसिक टारगेट है, हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करना है और जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है उसको बढ़ाना है। अब सबसे पहले तो हमें इसको अपने आप को जांच करवा के ये जांच पता लगाना ज़रूरी है कि इनके लेवल्स क्या है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 तो ये है। और अगर ये ज़्यादा हैं तो सबसे पहले डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो खाने के अंदर बैड फैट्स हैं, जैसे कि आजकल प्रचलन है फास्ट फूड्स का, पास्ता का और ऐसे फूड्स का जिनके अंदर ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका परहेज़ करना है। और ये तो डाइटरी मॉडिफिकेशन हुई। दूसरा अगर है कि अगर हम इन फैट्स को इस्तेमाल करते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, अगर हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और चलते हैं, वॉक करते हैं, तो हम एडवाइस करते हैं कि एक दिन में हर एक बंदे को 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए या सैर करनी चाहिए। तो ये ऐसी इंटरवेंशंस हैं जिनसे हम कोलेस्ट्रॉल्स को कम कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होते तो हमें दवाइयों की मदद लेनी चाहिए और हमें कोलेस्ट्रॉल्स और बैड फैट्स को नॉर्मलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। रोजी सिंह रावत, जोड़ी उत्तरकाशी। जी सर, अपना सवाल रखिए। मेरे सब बाईं तरफ दर्द होता है जी, हार्ट में, बाईं तरफ दर्द होता है हार्ट में। इनकी शिकायत कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये है कि इनको पेन होता है बाईं तरफ, तो इनको तुरंत या फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि छाती में बाईं तरफ दर्द होने के बहुत कारण हैं, जिनमें से हार्ट की पेन भी एक कारण है, क्योंकि ये जानलेवा है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या दर्द चलते हुए हो रहा है, बैठे हुए हो रहा है, सांस लेते हो रहा है, सांस के बिना हो रहा है, तो इनको नज़दीकी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। वो इसको एग्जामिन करके ये देखेगा कि ये हार्ट की दर्द है कि नहीं क्लिनिकली। अगर उसको सस्पिशन है कि ये हार्ट की दर्द है तो अगले रेलेवेंट टेस्ट हैं, चाहे ईसीजी है, चाहे एको है और या ब्लड के टेस्ट हैं, उसको करवा के प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे बड़े लोगों को जो हार्ट की डिजीज़ेज़ होते हैं, क्या कम उम्र के युवाओं में भी सिमिलर चीज़ें देखने को मिलती है, या क्योंकि उम्र कम है तो शुरुआत में इतने गंभीर हार्ट के मामले नहीं होते हैं? देखिए, यंग ओल्ड एज में जब भी हार्ट की बीमारी होती है तो उनमें ब्लॉकेट बहुत ज़्यादा होती है और उनके सिम्टम्स प्रीवियसली उन ओल्ड एज में होते हैं। जैसे किसी को छाती में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर है। यंग लोगों में ऐसे सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते। उनके लिए जो हार्ट की बीमारी के मेजर कारण होते हैं वो क्लॉटिंग होता है, जो अचानक हार्ट की नाड़ियों के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है और क्लॉटिंग होती है। तो उनके लिए हार्ट की बीमारी इमीडिएटली जानलेवा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन। तो उनके लिए अगर किसी भी तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो उनको जांच कराना बनिस्बत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कम उम्र में हार्ट के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपके अनुभव के अनुसार कब कितने कम उम्र के युवा या युवती में हार्ट का कोई ऐसा सीरियस मामला देखने को मिला जो कहीं ना कहीं औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को हमें बदलना बेहद ज़रूरी है? देखिए, अभी जो हम लास्ट 2-3 साल में जो भी इलाज कर रहे हैं, जो भी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, लगभग यंगेस्ट मरीज़ जो हम लोगों ने इलाज किया वो 23 साल का है। 28 साल, 29 साल, 30 साल, 32 साल के बहुत मरीज़ हैं। और जो हमने अक्सर देखा है उनके अंदर स्मोकिंग और बैड फैट्स और मोटापा, ये 3 फैक्टर्स मेन हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनके करके भी उनको हार्ट अटैक हुआ। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनसे बचा जा सकता है उनको बचाव करना चाहिए ताकि यंग लोगों में हार्ट अटैक जानलेवा ना हो। बिल्कुल। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में।
हाँ जी नमस्कार, लाल सिंह बोल रहा हूँ अल्मोड़ा से। जी, अपना सवाल कीजिए। मैडम मेरा सवाल है कि ये पैरालाइज आता है जो लकवा मार जाता है, ये हार्ट के संबंधी होता है या ये अलग होता है? बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि जो पैरालिसिस होता है उसमें वो हार्ट के संबंधित होता है या इसके पीछे कोई और रीज़न है? देखिए, पैरालिसिस का जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने दर्शकों को, नॉर्मल तौर पे पैरालिसिस 3 टाइप का होता है। दिमाग की नाड़ी फट गई है तब पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट से कोई क्लॉट ब्रेन के अंदर चला गया है तब पैरालिसिस हो सकता है, या ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो गई है तब भी पैरालिसिस हो सकता है। तो बेसिक कॉज चाहे वो हार्ट की बीमारी है चाहे ब्रेन की बीमारी है वो सेम है, सिर्फ जगह बदली है। अगर वो हार्ट में होता है तो हार्ट अटैक हुआ है, अगर ब्रेन में होता है तो हम लेमैन की भाषा में उसको ब्रेन अटैक या पैरालिसिस बोलते हैं, पर बीमारी के कारण ऑलमोस्ट सेम है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक सवाल और आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि कई बार जो युवा होते हैं वो कहते हैं हम फिट हैं, हमें देखने में हम ओबेसिटी भी नहीं है, देखने में भी स्वस्थ लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेरिडिटरी उनके जो पेरेंट्स हैं या फोरफादर्स है, कहीं ना कहीं डायबिटिक या ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं रन करती है। ऐसे में उन लोगों को आम युवाओं से कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स हार्ट की बीमारी में मेजर रोल अदा करते हैं। बहुत से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कन्वेंशनल नहीं होते, जिनको हम अनकन्वेंशनल रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और कुछ जिसको हम लोग ब्लड गाढ़ा बोलते हैं, सीरम होमोसिस्टीन डिफेक्ट है, लाइपोप्रोटीन ए डिफेक्ट है और ब्लड क्लॉटिंग के डिफेक्ट हैं, ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो अक्सर उन लोगों में देखते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की स्ट्रांग होती है। तो मेरा एडवाइस ये है उन बच्चों के साथ, उन यंग लोगों के लिए जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, उनके माता पिता को 55 ईयर्स से पहले हार्ट की बीमारी हुई है, उनको जागरूक होने की ज़्यादा आवश्यकता है ताकि वो हार्ट की बीमारी से बच सकें। उनको रूटीनली इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, और अगर नहीं भी हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मैं अर्जुन सिंह बिस्ट बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल कीजिए। मैं ये हार्ट की दवाई ले रहा हूँ ना, बीपी की दवाई। जी। अर्जुन सिंह बिस्ट जी, पौड़ी गढ़वाल से। जी, अपना सवाल कीजिए। बीपी की शिकायत है जी। 80 साल मेरी उम्र है, तो इसमें डॉक्टर साहब से पूछना है मुझे। एक तो मैं ले रहा हूँ एमलोडिपिन है, टेल्मा एम जी। और आप क्या जानना चाहते हैं सर? टेल्मा ये टेल्मा एम जी, सुबह मॉर्निंग में जी, ये दवाई मैं ठीक ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल है, वैसे यहाँ पर वो हार्ट वाले तो नहीं है, लेकिन सामान्य डॉक्टर हैं। हाँ। बिल्कुल। तो जो दवा ले रहा हूँ मैं जी, और दिन में ये क्लोरोक्विन एस्पिरिन दे रहा हूँ, क्लोरोप्टिकल एस्पिरिन 75 mg और 75 क्लोरोप्टिकल, और शाम को मैं जो ले रहा हूँ इसमें ये है कि इसमें हम लोडिपिन और ये वो शाम को मैं खून पतला करने की दवा लेता हूँ, और दिन में मैं नेवलियोल लेता हूँ 25 mg। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जो दवाएं ये बता रहे थे तो कहीं ना कहीं आश्वस्त होना चाहते होंगे कि क्या वो सही दवा ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है। अगर ये दवाइयाँ इन्होंने अपने स्पेशलिस्ट को दिखा के ली हैं, जो ब्लड प्रेशर का स्पेशलिस्ट है, और उन्होंने इनको एडवाइस की है और उनके एडवाइस के मुताबिक ये दवाइयाँ ले रहे हैं और रेगुलरली ले रहे हैं, तो ये दवाइयाँ बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं और जो डॉक्टर इनको सजेस्ट करता है अगर उसके मुताबिक ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये दवाइयाँ ठीक हैं और इनको लगातार लेनी चाहिए। और बात इसके अलावा इनको परहेज़ भी करना चाहिए। बिल्कुल, कि केवल दवा से ही सब कुछ नहीं होता, आपको एक स्ट्रिक्ट अपना डाइट और रूटीन फॉलो करना भी आवश्यक है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं युवाओं में आज के अगर वक्त की बात करें तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी या डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन होती जा रही हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा स्ट्रेस हो। तो क्या ये तमाम चीज़ें भी हार्ट डिजीज़ की ओर आगे बढ़ाती हैं? क्या हृदय रोग संबंधित परेशानियाँ उन लोगों को ज़्यादा घर करती हैं कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से?
देखिए, ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है, हम इनको कंफाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं, एडिशनल फैक्टर बोलते हैं। नॉर्मल तौर पे अगर स्ट्रेस है और डिप्रेशन है तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी, खाने पीने की हैबिट बदल जाती है, स्मोकिंग ज़्यादा होती है, लाइफस्टाइल बहुत नेगेटिव हो जाता है, एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं। अगर बैकग्राउंड में अगर कोई ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, तो ये फिर इकट्ठे मिलके जानलेवा बन सकते हैं। तो मेरी युवाओं से ये अपील है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी में मत आने दें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सही से एक्सरसाइज करें, सही से परिवार के साथ जुड़ें, और अगर कुछ ऐसी तकलीफ़ आती है तो फैमिली से शेयर करें, ताकि इनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी का इलाज तो है, पर हार्ट की बीमारी और दूसरी चीज़ों का इलाज जानलेवा हो सकता है। तो इनको इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। जोशी जी जोशी जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल यह है कि मैं हाल ही में मैंने हार्ट में स्टेंट डाला हुआ है। जी LD जोशी जी, अपना सवाल करिए सर। सर मेरा यह है सवाल कि मेरा हाल ही में मैंने हार्ट में स्टेंट डाला है सर जी। तो जरा से खान पान के बारे में पूछना था, खान पान कैसा होना चाहिए। हाँ, ये हाल में मैंने स्टंट डाला है। स्टंट, ठीक, बिल्कुल। तो स्टंट अभी हाल ही में डाला है, तो अब किस तरह की दिनचर्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आम दर्शकों के लिए रेलेवेंट है कि जब हार्ट की बीमारी का इलाज हो गया तो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो इसमें 3 मुद्दे उठ के आते हैं, जिनमें से एक का जिक्र इन्होंने किया कि खान पान कैसा होना चाहिए। सिंपल खाना जिसको हम संतुलित भोजन बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं होने चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स नहीं होने चाहिए। सिंपल दाल, सब्ज़ी, रोटी, और जो रूटीन में हम खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, और जो नॉन वेज लेते हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि उसमें तला भुना, जो उसके अंदर फैट्स होते हैं, उनको हम यूजुअली एडवोकेट नहीं करते। खाने में परहेज़ रखना है, सिंपल खाना खाना है, संतुलित भोजन लेना है, जिसमें फ्रूट्स भी होंगे, जिसके अंदर नट्स भी होंगे, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं होने चाहिए, और उनको जो बैड फैट्स हैं जिसको बोलते हैं, फास्ट फूड्स नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा रेगुलर सैर करनी चाहिए, और ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट बात ये है सबसे ज़्यादा कि वो अपनी दवाई रेगुलर लें, क्योंकि स्टेंट डाला हुआ है, दवाइयों को मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और डॉक्टर शर्मा ने जो भी जानकारी दी है, आपके साथ साझा की है, आपके लिए लाभकारी ज़रूर ये जानकारी साबित हुई होगी। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। मेरे साथ देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।